Everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to explain class 10th poem Dust of Snow. तो चलिए शुरू करते हैं. The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. तो यहाँ पे हमारे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि एक बार पोइट कहीं पे जा रहे होते थे. दावे तो रास्ते में क्या हुआ, उनको पोइट को एक क्रो दिखा, सूप डाउन ऑन मी. तो उन्होंने वो जो क्रो था वो एक पेड़ के ऊपर बैठा था जो कि था हेमलॉक ट्री. ठीक है, हेमलॉक ट्री को बोलते हैं, जो पॉइजनस ट्री होता है वो होता है हेमलॉक ट्री. और हमारी इस पोम में पोइट ने क्रो और हेमलॉक ट्री, जिनको लोग नेगेटिव मानते, नेगेटिविटी का प्रतीक मानते, उन दोनों का हमारे पोइट ने यहाँ पे इस पोम में यूज़ किया है. ठीक है, तो पोइट कहते हैं कि जब मैं अपने रास्ते में कहीं रास्ते से होके कहीं पे जा रहा था तो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठे एक क्रो ने सूप डाउन का मतलब होता है हिलाना, ऑन मी हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. और जैसे ही उन्होंने, जो ये क्रो था, उसने पेड़ की टहनी को हिलाया तो पोइट के ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स वहाँ पे गिर गए. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. पोइट कहते हैं कि क्योंकि हो सकता है भाई पोइट का किसी चीज़ को लेके पोइट का जो मनोदशा पोइट की ठीक ना हो, तो पोइट ये कहते हैं कि जैसे मेरे ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरे तो इससे मेरा हृदय चेंज हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया, जो कि किसी कारणवश से पोइट कहते हैं इस यहाँ पे इसका मतलब ये है कि किसी कारणवश से उस दिन पोइट का मूड खराब था. ठीक है, और वो जो मूड खराब था उसी के कारण पोइट का दिन वहाँ पे पूरा ही आई हैड ड्रीव्ड. पोइट कहते हैं कि मैंने अपना जितना भी दिन बीता था उसको मैंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था. क्योंकि आपको पता है जब हमारा मूड खराब होता है तो हमारा दिन पूरा ऐसे ही जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे. लेकिन जब स्नो के पार्टिकल्स गिरे तो उससे पोइट का कुछ दिन का कुछ भाग बच गया. मतलब कुछ भाग अब उनको आशा हो गई कि हाँ अब ये जो टाइम है, दिन का ये टाइम है, ये अब अच्छा जाएगा. दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब हमारी नेक्स्ट पोम है जो कि है फायर एंड आइस. फायर का मतलब होता है आग, एंड आइस, आइस का मतलब होता है बर्फ. ठीक है, ये भी हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने ही लिखी है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. हमारे जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि कुछ तो कहते हैं इस दुनिया का अंत होगा फायर से. फायर को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, फायर मीन्स आग. ठीक है, फायर मीन्स फायर इज कंपेयर्ड विद डिजायर्स. जो हमारी इच्छाएं होती है वहाँ फायर का कंपेयर किया गया डिजायर्स के साथ. सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से इस दुनिया का एंड हो जाएगा. तो इस इन लाइन को हम दो तरह से ले सकते हैं कि एक तो कुछ तो कहते हैं कि आग की वजह से, क्योंकि दिन भर दिन गर्मी बढ़ते ही जा रही है तो उस वजह से इस दुनिया का एंड होगा. कुछ कह रहे हैं कि आइस से, क्योंकि सर्दियों में सर्दी भी इतनी दिन भर दिन बढ़ते ही जा रही है. तो कुछ का मानना है कि जो आइस से, बर्फ से इस दुनिया का एंड हो जाएगा. अब फायर और आइस को दो तरह से ले सकते हैं. फायर इज कंपेयर्ड विद डिजायर्स एंड कंपेयर्ड विद हेटर्ड. मतलब नफरत से आइस को कंपेयर किया गया है. ठीक है, क्योंकि दुनिया में इतनी, एक तो दुनिया में डिजायर्स इतनी बढ़ते जा रही हैं कि एक डिजायर पूरी होगी उसके बाद दूसरी, और नफरत भी इतनी बढ़ती जा रही है कि हम एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार रहता है. ये फ्रॉम वोट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पोइट कहते हैं अगर कोई मुझसे पूछे, जो मैंने देखा है, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का एंड किससे होगा तो मैं तो यही कहूँगा कि इस दुनिया का एंड डिजायर से ही होगा. क्योंकि लोगों की इच्छाएं दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही है. मैंने इच्छाओं के स्वाद को चखा है. फ्रॉम वोट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि पोइट कहते हैं मैंने इच्छाओं के स्वाद को चखा है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनके साथ हूँ जो फायर का फेवर करते हैं, जो कि ये कहते हैं कि दुनिया का एंड फायर से होगा. ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that the destruction ice is also great and would suffice. अब पोइट यहाँ कहते हैं लेकिन इस दुनिया को अगर दो बार ख़त्म होना होगा, पोइट ये कह रहे हैं कि एक बार ख़त्म होगी तो फायर से होगी, फायर मीन डिजायर से, लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो पोइट ये कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. फिर पोइट ये कहते हैं कि फिर ये कहना, क्योंकि मैं नफ़रत के बारे में भी जानता हूँ, तो ये कहना कि अगर दूसरी
बार इस दुनिया का अंत होगा, डिस्ट्रक्शन का मीन्स होता है विनाश, अगर इस दुनिया का दोबारा से विनाश होगा तो उसके लिए आइस भी क्या है, ग्रेट, आइस भी महान है, एंड वुड सफिस, और आइस भी उसके लिए अपर्याप्त चीज़ है, सफिस मतलब सफिशिएंट, ठीक है। तो आइस भी इस दुनिया का अंत करने के लिए सफिशिएंट है। तो इस पूरी पोम में हमने ये समझा कि जो फायर है उसका कंपेयर डिजायर से किया गया, आइस का हेटर्ड से किया गया। पोइट कहते हैं अगर दुनिया का एंड एक बार होगा तो फायर से होगा, लेकिन अगर इस दुनिया का एंड दोबारा से होना होगा तो फिर आइस भी काफ़ी है इस दुनिया का अंत करने के लिए। दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। ए टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इसमें इस पोएम में क्या होता है कि हमारे जो पोइट हैं वो ये बता रहे हैं कि एक टाइगर जो कि जू में रहता है, जो कि केज में कैद रहता है, और दूसरा टाइगर जो कि बाहर नेचुरल इनहेबिटेंट में घूमता रहता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, इन दोनों टाइगर्स का। तो हम चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रीप्स। अब उस टाइगर के बारे में बोला गया है जो कि जू में बंद रहता है, जो कि पिंजरे में रहता है। तो वो क्या करता है, ही स्टोक्स मीन्स वॉक करना, चलना। ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी साफ दिखाई दे, टाइगर की तो स्ट्रिप्स होती है, धारियाँ होती है, उसकी साफ दिखाई देने वाली धारियों के साथ ही स्टोक्स, वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ ही स्टेप। अब देखो क्योंकि पिंजरा छोटा रहेगा, जितना पिंजरा होगा उतने ही में तो वो चल पाएगा ना, पिंजरे से बाहर तो कैसे जाएगा। ओन पैड्स ऑफ वेलवेट विट इन हिज क्वाइट रेस, और किन किन पे चलता है, क्योंकि उसके पैर होते हैं ओन पैड्स ऑफ वेलवेट विट, उसके जो वेलवेट के पैर होते हैं, मखमली जो पैर होते हैं उनके ऊपर चलता है। इन हिज क्वाइट रेस, अपने गुस्से के, अपने शांत गुस्से के साथ। अब क्या मतलब, शांत भी हो गया गुस्सा भी हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये है कि टाइगर को वैसे तो गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखता है, बिल्कुल शांति से ही वो चलता रहता है। तो क्या था इसमें, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रीप्स, वो चलता है अपनी स्पष्ट दिखने वाली धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ ही स्टेप्स। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, और अपने मखमली पैरों पे। इन हिज क्वाइट रेस, अपने शांत गुस्से से। अब यहाँ पे ये दोनों अपोजिट वर्ड्स दे दिए, क्वाइट भी, रेज भी। रेज मीन्स गुस्सा, क्वाइट मीन्स शांत, तो वो अपने शांत गुस्से के साथ ही चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लेकिन अगर ये अपने नेचुरल इनहेबिटेंट में होता तो ये क्या करता, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो मीन्स छाँव में छुपा रहता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास से स्लाइड करते हुए छुपा रहता। कहाँ पे, नियर द वाटर होल, पानी के होल के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से जो मोटी डियर्स, हिरन जहाँ से गुजरती वहाँ पे ये छुप के बैठा रहता। किन के इंतजार में, हिरनों के इंतजार में। जैसे होता है ना, हमने देखा है कि टाइगर कैसे घास के पीछे छुप के बैठ जाते हैं कि यहाँ से डियर आएंगी और ये क्या करेंगे, उनका शिकार कर लेंगे। बट अब तो क्योंकि वो पिंजरे में बंद है तो उसके तो हाथ में कुछ भी है ही नहीं, तो वो ऐसा कुछ भी कर ही नहीं सकता है। उसका तो बस यही अब कि वो पिंजरे में से ही सब कुछ देखता रहे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, अगर वो वही टाइगर बाहर होता तो वो क्या करता, स्नार्ल करता मीन्स गुर्राता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे जो घर बने हुए हैं वो वहाँ पे उनके आसपास ही गुर्राता रहता। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लोज टेरोराइजिंग विलेज, ये गांव वालों को डराता। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद फैंक्स को, सफ़ेद दांतों की जो जड़ें होती हैं उनको दिखाता। हिज क्लोज, अपने पंजों को दिखाता, और फिर क्या करता, गांव वालों को ये डराता। लेकिन अब तो ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो कहाँ पे बंद है, कंक्रीट सेल में बंद है। नेक्स्ट, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो बंद है। बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन वो बंद है इन ए कंक्रीट सेल, जो मिट्टी की बनी हुई जो कोठरी है उसमें बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सरियों के पीछे है। जैसे ये पिंजरा होता है तो किसका, लोहे का बना रहता है, और लोहे के बड़े बड़े मोटे मोटे सरिये होते हैं, तो इसकी ताकत भी कहाँ है, उन सरियों के पीछे ही है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और ये क्या कर रहा है, जितनी इसके पिंजरे की लेंथ है इतने में ही स्टोक करा मीन्स चल रहा है। स्टोकिंग मीन्स वॉकिंग, तो ये उतने में ही चल रहा है जितने की इसके पिंजरे की लेंथ है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और ये विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है।
इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये खुला, ये बाहर होता, जंगल में होता, तो अब तक तो ये पता नहीं क्या क्या किन किन को मार के खा गया होता। लेकिन ये कहाँ पे बंद है? एक कोठरी में, एक केज में बंद है, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये विजिटर्स को इग्नोर ही करता है। ये वाला पैसेज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हमारे प्री बोर्ड में भी आया हुआ है। मैं इस पैसेज को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो लॉक है, बंद है एक कंक्रीट सेल में, एक कोठरी में बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी ताकत है जो बिहाइंड बार्स, सरियों के पीछे है। जो हमारी जो पिंजरे में जो लोहे के सरिये होती है, इसकी ताकत भी उन्हीं के पीछे ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और ये सिर्फ उतना ही चल पा रहा है जितने की इसके पिंजरे की लेंथ है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और ये विजिटर्स को वहाँ से जो आ रहे हैं जू में एनिमल्स को देखने के लिए, उन सबको क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ये आखिरी आवाज़ सुनता है। कब? रात में। रात में ये आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है? रात में ये जो होता है ना, कि जू में देखने के लिए आते हैं कि कहीं कोई एनिमल यहाँ से गायब तो नहीं है। तो लास्ट में रात होने में, मतलब रात में एक कार आती है जो कि देख के जाती है कि हाँ सब चीज़ अपनी जगह पे सही है। इनको बोलते हैं गश्त लगाने वाली कार। तो ये पेट्रोलिंग कार्स आती हैं, लास्ट में ये इनकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, स्टेयर्स मतलब घूरना, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों के साथ ये घूरता है। एट ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को देखता है। तो लास्ट में क्या, किसकी आवाज़ सुनता है? सिर्फ लास्ट में इसको एक पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है रात में। और फिर ये एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी शानदार आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, शानदार तारों की तरफ घूरता है। बच्चों, आज की हमारी ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आवर क्लास 10th इंग्लिश पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोम में जो हमारी पोइटेस है वो क्या बताना चाहती है, वो ये पोम ये है कि कैसे पहचाना जाए, जो जंगली जानवर होते हैं उनको कैसे पहचाना जाए। ठीक है भाई, हम सबको पता होता है कि कैसे जानवर को पहचानें, लेकिन फिर भी पोइटेस ने ये पोम लिखी है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि अगर हम किसी एनिमल को, किसी जंगली एनिमल को नहीं जानते तो देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। This humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animals. ये जो पोम है ये बहुत ही हास्यपूर्ण, हंसी मजाक की पोम है। इसके थ्रू हमें कुछ डेंजरस, कुछ बहुत ही खतरनाक तरीकों का पता चलने वाला है। टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, कि कैसे हम जंगली जानवरों को पहचानेंगे। रीड इट अलाउड, इसको तेज पढ़ो। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, इसकी जो रिदम है, नियमित लय है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस पोम को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। If ever you should go by chance to jungles in the east, इसमें जो पोइट हैं, पोइटेस वो कहती हैं यदि कभी यू शुड गो बाई चांस, यदि अचानक से तुम्हें जाना भी पड़े, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल्स में जाना पड़े तुम्हें। एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टोनी बीस्ट, और अगर तुम्हारे सामने, एडवांस का मतलब होता है तुम्हारे सामने आ जाए, अगर तुम्हारे सामने आ जाए एक बड़ा सा टोनी बीस्ट, टोनी मतलब होता है येलोइश, जिसका कलर येलो होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई बीस्ट आ जाए, इफ़ ही रोर्स एट यू, और यदि वो तुम पे दहाड़े, एज यू आर डाइंग, और तुम्हें ऐसा लगे कि उसकी दहाड़ सुन के तुम्हें ऐसा फील हो जैसे कि तुम तो बस अभी मरने ही वाले हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो तुम ये देखकर तुम जान जाओगे कि ये क्या है, कौन सा एनिमल है ये है एशियन लायन। ठीक है, इफ़ एवर, एक बार दोबारा से देख लेते हैं यही लाइन्स। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट, यदि कभी तुम्हें अचानक से जंगल्स में जाना पड़े, कहाँ के जंगल्स में? ईस्ट के जंगल में जाना पड़े। एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टोनी बिस्ट, और यदि वहाँ पे तुम्हारे सामने एडवांस, तुम्हारे सामने अचानक से आ जाए ए लार्ज, एक बहुत ही लंबा, एंड टोनी बिस्ट, टोनी मतलब येलोइश जानवर तुम्हारे सामने आ जाए। इफ़ ही रोर्स एट यू, यदि वो तुमको देख के तुम पे दहाड़े, एज यू आर डाइंग, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बस अभी मरने ही वाले हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन सा जानवर है। तो ये कौन सा होगा? एशियन लायन। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अब एक एनिमल के बारे में बता दिया गया, अब दूसरे एनिमल के बारे में जो पोइटेस है वो बताती है।
और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कई अगर कभी घूमते हुए, रोमिंग मीन्स घूमते हुए, रोमिंग राउंड तुम्हें इधर उधर घूमते हुए, ए नोबल एक श्रेष्ठ, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट जानवर, ग्रीट्स यू तुम्हारा अभिवादन करे। अगर एक बहुत ही श्रेष्ठ जंगली जानवर तुम्हारा अभिवादन करे विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हो, ऑन येलो ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड, अगर उसका बैकग्राउंड येलो कलर का हो और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हो, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, तो ये नोटिस करना अगर वह तुम्हें खाने के लिए दौड़े। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, तो यही सिंपल रूल तुम्हें हेल्प करेगा। यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो यही चीज़ तुम्हें, डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई, तो यही तुम्हें आइडेंटिफाई कराएगा कि वो क्या है, वो बंगाल का टाइगर है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यदि तुम्हें घूमते फिरते ऐसे एक श्रेष्ठ जंगली जानवर जो तुम्हारा अभिवादन करे विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसकी ब्लैक स्ट्रिप्स होगी और उसका ग्राउंड, उसका बैकग्राउंड येलो कलर का होगा, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ये नोटिस करना अगर वो तुम्हें खाने के लिए दौड़े, वो तुम्हें खाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, तो यही रूल तुम्हें समझने में मदद करेगा कि कौन सा एनिमल होगा, वो बंगाल का टाइगर होगा। नेक्स्ट, if strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है घूमते हुए, ठीक है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, अगर घूमते हुए अगर तुम देखो कि तुम्हें एक बीस्ट, एक जानवर दिखाई दे, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हाइड का मतलब होता है कि उसकी जो एनिमल की स्किन होती है ना, उसको बोलते हैं हाइड, एनिमल की स्किन को हाइड बोलते हैं। विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और उसके ऊपर जो ये धब्बे अगर उसके ऊपर धब्बों से उसकी बॉडी ढकी हुई हो, ठीक है। तो समझ गए आप कि क्या बोला गया। पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्पॉट्स, जो कि उसकी बॉडी स्पॉट्स धब्बों से कवर्ड हो। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जो ही वो तुम पे, लेफ्ट का मतलब होता है छलांग लगाना, जैसे ही वो तुम पे छलांग लगाएगा, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो ये तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन सा जानवर है, वो है लेपर्ड। that will do not good to roar with pain, he will only lap and lap again। अब पोइटस कहती हैं कि that will do no good to roar with pain, अगर तुम दर्द से रोर करोगे, दर्द से तुम कराहोगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। he will only lap and lap again, वो बार बार तुम पे बार बार ही वो क्या करेगा, छलांग लगाएगा, ठीक है। If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, अगर घूमते हुए तुम्हें एक बीस्ट दिखाई दे जिसकी बॉडी, जिसकी जो स्किन है वो कवर्ड हो, स्पॉट्स से, धब्बों से वो कवर्ड हो, और जैसे ही वो तुम पे छलांग लगाए, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो तुम्हें पता चल जाएगा वो कौन सा एनिमल है, वो लेपर्ड है। दैट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, अगर तुम फिर दर्द से भी कराओगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार ही तुम पे लैप करेगा, बार बार तुम्हारी ओरी वो छलांग लगाएगा। If when you are walking round your yard you meet a creature there, अगर तुम अपने यार्ड के राउंड घूम रहे हो, you meet a creature there, तो तुम वहाँ पे अगर एक क्रिएचर, यहाँ बाकी जगह पे बीस्ट का यूज़ किया है, यहाँ पे वर्ड क्रिएचर का यूज़ किया है, तो अगर तुम वहाँ पे किसी क्रिएचर से मिलो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि तुम्हें बहुत ही टाइट से हग करे, बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो बिल्कुल ही श्योर हो जाना, बिल्कुल ये मान लेना कि ये कौन सा क्रिएचर है, तो वो कौन सा है, बियर, भालू। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress। अगर फिर भी तुम्हें डाउट हो तो मैं ये गैस करती हूँ, मैं ये बताती हूँ तुम्हें, मेरा अनुमान ये है कि he will give you, कि वो तुम्हें देगा just one more caress, कि वो तुम्हें एक और लविंग टच देगा। कौन? तो उस क्रिएचर का क्या नाम होगा? भालू, ठीक है। If when you are walking round your yard you meet a creature there, अगर तुम घूम रहे हो अपने यार्ड के ही राउंड घूम रहे हो और वहाँ पे तुम किसी क्रिएचर से मिलो who hugs you very very hard, जो कि तुम्हें बहुत ही टाइट से हग कर ले, हग करना, गले लगाना, ठीक है, हग कर ले। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो बिल्कुल पक्का विश्वास रख लेना कि वो कौन सा एनिमल होगा, वो क्रिएचर कौन सा होगा, वो होगा भालू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है, आई गेस,
गैस तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो वो तुम्हें एक और लविंग टच देगा। ही विल गिव यू, वो तुम्हें देगा जस्ट वन मोर कैरेस, वो तुम्हें एक और लविंग टच देगा। तो उसको देख के तुम समझ जाना कि ये कौन सा जंगली जानवर है, तो वो होगा बियर, भालू। दो टू डिस्टिंग्यूश बीट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नोन प्लस। नोविस का मतलब होता है न्यू कमर, जिसको एनिमल्स के बारे में इतना जानकारी नहीं होती। माइट नोन प्लस, नोन प्लस का मतलब हो गया कंफ्यूज। डोंट वरी, इसके पोम के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी हैं, तो आपको वहाँ पे भी आप उन वर्ड मीनिंग्स को देख लेना। और अभी मैं आपको साथ के साथ इनके मीनिंग बताते हुए भी चल रही हूँ, ठीक है। नोविस का मतलब हो गया न्यू कमर एंड नोन प्लस का मतलब होगा कंफ्यूज। ये कह रहे हैं कि अगर कोई न्यू कमर है जो जिसको नहीं पता है कि कौन सा क्या जानवर है और वो उनको देख के कंफ्यूज होता है, दो टू डिस्टिंग्यूश बीट्स ऑफ प्रे, अगर वो ये जो जंगली जानवर है इनको पहचानने में, डिस्टिंग्यूश मतलब इनमें भेद करने में कंफ्यूज रहता है, तो हमारी जो पोइट हैं, पोइटेस हैं, वो क्या उनमें भेद बता रहे हैं कि कैसे करना है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। जो क्रोकोडाइल में और हाइना में इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइना है लकड़ भग्गा है वो हंसते हुए आता है, विद मैरी स्माइल्स बड़ी अच्छी खुशी के साथ हंसते हुए आता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर रोते हुए आता है तो वो क्या होगा, वो होगा क्रोकोडाइल। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब कह रहे हैं कि जो ये एक कैमेलियन मतलब गिरगिट, लिजर्ड मीन्स छिपकली, जो गिरगिट होता है वो भी छोटा होता है और वो भी बिल्कुल छिपकली के जैसा ही होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसके कोई पंख होते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ भी ना दिखाई देना, दिस इज़ द कैमेलियन यू सी, तो तुम्हें पहचान जाना है कि वो क्या होगा वहाँ पे, वो होगा गिरगिट। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। हमारी पोइटेस कहती हैं कि जो गिरगिट होता है और जो लिजर्ड होती है वो दोनों ही बिल्कुल छोटे होते हैं। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, कोई भी पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर तुम देखो कि पेड़ पे कोई भी जानवर नहीं है, दिस इज़ द कैमेलियन यू सी, तो तुम्हें पहचान जाना है कि ये क्या है, कमेलियन है, मतलब गिरगिट है, ठीक। द पोइटेस ऑफ दिस पोम इज़ कैरोलिन वेल्स। हमारी ये पूरी पोम लिखी गई है कैरोलिन वेल्स के द्वारा, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही हमारी जो पोइटेस है उसमें हंसी मजाक में यही सब बताया गया है कि कौन कौन से एनिमल होंगे और आप सब उनको कैसे पहचानोगे। अब देख लेते हैं हमारे यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो गिवन है। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है बैकग्राउंड। मैंने आपको ये जो पोम कराई उसमें साथ के साथ मीनिंग बता भी दिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। डिसन का मतलब होता है मेक आउट या आइडेंटिफाई, पहचानना। हाइड, हाइड होता है एनिमल स्किन, एनिमल की जो स्किन होती है उसको बोलते हैं हाइड। पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्पोर्ट्स, जो धब्बों से स्पोर्ट्स से ढका होना, कवर्ड होना। कैरिस, कैरिस मतलब होता है जेंटल लविंग टच। इन नोविस, नोविस का मतलब होता है समवन न्यू टू ए जॉब, मतलब न्यू कमर, न्यू कमर बोल सकते हैं हम इसको। नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे ये पोम होती है हमारी एंड। और अगर आप ग्रामर से रिलेटेड भी कोई टॉपिक करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे मैंने ग्रामर की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। द बॉल, ये जो पोएम है ये हमें बताती है कि कैसे एक बच्चा है, बच्चे की बॉल गुम हो जाती है और वो बच्चा बहुत ही निराश हो जाता है। और हमारे जो पोइट हैं वो ये सब देखते रहते हैं, लेकिन पोइट उसको ये नहीं कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, खो गई तो नहीं बॉल ला देंगे। नहीं, क्यों नहीं कहते हैं ऐसा, तो हम ये पूरी पोएम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इस पोएम में पूरा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। वट इज़ अ बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। कहते हैं, पोइट कहते हैं कि उस बच्चे की कंडीशन अब कैसी है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने कि अपनी बॉल को गुम कर दिया है। वॉट, क्या, वॉट इज़ ही टू डू, उसको क्या करना है। आई सा इट, मैंने देखा इसको, किसको देखा, हमारे पोइट ने देखा बॉल को। मैरीली बाउंसिंग, जो खुशी से बाउंस करते हुए, उछलते कूदते हुए। मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब हैप्पीली, बाउंस करते हुए जा रही थी। क्या जा रही थी बाउंस करते हुए, बॉल उछलते हुए जा रही थी। डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। ये बाउंस करते हुए पहले कहाँ गई, गली में गई, और फिर कहाँ पे गई, पानी में, जहाँ पे पानी का एक गड्ढा टाइप वहाँ पे कुछ था, उसमें बॉल चली गई।
नो यूज़ टू से ओ देर आर अनदर बोल्स। फिर हमारे पोइट कहते हैं कि ये चीज़ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ओ देर आर अनदर बोल्स, कि यहाँ पे और भी बहुत सारी बोल है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक अंत तक ना ख़त्म होने वाला दुख उस बच्चे को स्थिर कर देता है, जड़ बना देता है। जैसे होता है ना कि हमारे साथ कुछ एक हो जाता है, मान लो कोई, तो हम क्या निराश से बिल्कुल एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं स्थिर से, तो ऐसे ही वो बच्चा हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो खड़ा हो जाता है, रिजिड स्थिर, ट्रैम्बलिंग कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन नीचे की तरफ घूरते हुए, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और उसके सारे दिन कहाँ पे चले गए, हार्बर में। हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे हमारी जो शिप्स हैं वो इकट्ठी होती हैं, बहुत सारी शिप्स खड़ी रहती है, बंदरगाह बोलते हैं इसको। वहाँ पे उसके सारे दिन चले गए। कैसे? क्योंकि उसकी बॉल चली गई थी वहाँ पे, और बॉल के साथ साथ ही उसके यंग डेज की जो पहले की उसकी यादें थी वो भी तो चली गई ना बॉल के साथ साथ। इसीलिए ये बोल रहे हैं ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, कि उसके सारे ही यंग डेज कहाँ पे चले गए, उस बंदरगाह में, उस पानी में ही चले गए। वे हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो हमारे पोइट कहते हैं कि मैं दखलंदाजी नहीं करूँगा उसके, जैसे कि वो खड़ा हुआ है तो पोइट ये कह रहे हैं कि मैं जाके उसे ये नहीं बोलूँगा कि ए डाइम अनदर बॉल, कि कुछ ही रुपयों में एक दूसरी बॉल आ जाएगी। इज़ वर्थलेस का पोइट कहते हैं कि ये उस बच्चे को कहना क्या है, बिल्कुल ही बेकार है, वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उस बच्चे को अपनी पहली जिम्मेदारी का अनुभव हो गया है। क्या जिम्मेदारी अनुभव हो गई बच्चे को? क्योंकि बच्चे के पास बॉल थी लेकिन उसने उसको संभाल के नहीं रखा। अगर संभाल के रखता तो थोड़े ना वो बॉल गुम होती। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी से उसको उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी, वो अपनी जिम्मेदारी को सेंस करेगा, समझेगा। इन ए वर्ड ऑफ पोजेसन, इस आधिकारिक वर्ड में, पोजेसन के वर्ड में, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग उससे बॉल ले लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और उसकी बॉल हमेशा ही गुम हो जाएगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उसको वो बॉल वापस ला के नहीं देगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी तो बाहरी है, मतलब मनी, पैसे तो आज हैं कल नहीं होंगे। ही इज़ लर्निंग, लेकिन वो सीख रहा है, और जो सीख वो ले रहा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो सीख उसके पास हमेशा ही रहेगी। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उदास आँखों से वो क्या सीख रहा है? द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, जो दुनिया में लॉस की जो प्रकृति है ना उसकी समझ ले रहा है। क्या समझ ले रहा है कि जो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आज है हमारे पास लेकिन कल नहीं रहेंगी। फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई से कि हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो सदा, ना ही हम ना ही हमारे पेरेंट्स सदा हमेशा के लिए तो हमारे साथ नहीं रहेंगे ना। हमारे रिलेटिव्स का एक ना एक दिन तो ऐसा होता है हम भी इस दुनिया से जाएंगे, वो भी इस दुनिया से जाएंगे। तो यही लॉस वाली चीज़ वो बच्चा आज ही सीख लेगा अपनी इस बॉल से ही, कि आज उसकी बॉल गुम हो गई है और ये वापस नहीं आएगी। तो इसी तरह से अगर मान लो पोइट इसको ये बोल देते कि कोई बात नहीं बेटा, ये बोल तो कोई नहीं, गुम हो गई तो थोड़े ही रुपयों की बात है तो नहीं आ जाएगी, लेकिन पोइट ये चाहते थे कि वो ये सीख ले कि कल को अगर कोई ऐसा बड़ा दुख इस बच्चे पे आए तो ये बच्चा उसको सहन करना सीख जाए अभी से। क्या सिखाना चाहते पोइट उसको? द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, कि बच्चा सीखे, जो हानि की प्रकृति को समझे। हाउ टू स्टैंड अप, कि सिचुएशन तो ऐसी रहती है कि कभी कैसी, लेकिन हमें आना चाहिए हाउ टू स्टैंड अप, कि उस परिस्थिति का भी हम सामना कैसे करें। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो बच्चा आज वो चीज़ सीख रहा है जो कि हर आदमी को एक ना एक दिन सीखनी पड़ेगी ही। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग तो यही बात सीखने में बहुत सारे दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे उनको खड़ा होना। कहने का मतलब इसमें ये है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि परिस्थितियों से संभल ही नहीं पाते हैं, वो तो उस लॉस को सहन कर ही नहीं पाते और अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर देते हैं। बल्कि लेकिन ये कहा गया है कि हमें क्या सीखना चाहिए? नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एक दिन हर आदमी को ये जानना चाहिए। एंड मस्ट, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ये चीज़ सीखने में बहुत सारे दिन लगा देते हैं कि परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए, परिस्थितियों का कैसे सामना किया जाए। तो ये हमारी पोएम द बॉल लिखी गई है जॉन बैरीमैन के द्वारा। हमारी इस
कंप्लीट पोएम में यही हमें समझाया गया है कि बॉल की कीमत ऐसे देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बॉल इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने डेज, अपने यंग डेज उस बॉल के साथ बिताए थे। बच्चे की बहुत सारी यादें थी उस बॉल के साथ, लेकिन अब वो गुम हो गई है, तो बच्चा बहुत ही निराश है। और लेकिन इसमें ये शिक्षा देनी चाहिए हमारे पोइट ने कि ऐसे तो मतलब होता रहेगा कि हमारे पास चीज़ें होंगी, वो गुम भी होती रहेंगी, होता रहेगा ऐसा, लेकिन हमें आना चाहिए तो क्या कि उन परिस्थितियों का हमें सामना कैसे करना है, कैसे हमें उस कठिन टाइम का सामना करना है और मुकाबला करना है। आज हम करते हैं अपनी 10th क्लास की नेक्स्ट पोएम अमेंडा, जो कि लिखी गई है हमारे पोइट रॉबिन क्लेन ने। इस पोएम में ये जो नाम दिया गया है अमेंडा, ये है एक छोटी सी लड़की का नाम है। और इस हमारी पूरी पोएम में ये दिखाया गया है कि कैसे इसके पेरेंट्स इसे हर बात में रोकते टोकते रहते हैं। और फिर एक पैसेज हमारा दिया गया है जिसमें कि इसके पेरेंट्स, इसकी मम्मी हो पापा हो, हम ये मान लेते हैं कि इसकी मम्मी, क्योंकि मोस्टली होता है कि घर पे मम्मी ही ज़्यादा टोकती हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये जो अमेंडा नाम की लड़की, इसकी मम्मी इसको बार बार में टोकती रहती है कि अमेंडा ये मत करो, वो मत करो। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया है, वो है कि अमेंडा की मम्मी उसको बोलती है। और जो ये सेकंड जो ब्रैकेट में दिया गया है, ये जो अमेंडा सोचती है वो लाइंस दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा की मम्मी उसको कहती है कि अमेंडा अपने नेल्स मत काटो, बाइट मत करो। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, मुंह में नेल्स को डाल लेते हैं, मुंह में अपनी उंगली को, और मुंह से नेल्स काटते रहते हैं। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। उसकी मम्मी बोलती है कि अमेंडा अपने कंधों का कुबड़ मत निकालो। जैसे यूँ होता है ना कि कई बच्चे सिकोड़ के बैठ जाते हैं, कंधे यूँ बाहर कुबड़ की तरह दिखाई देते हैं, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि अमेंडा अपनी कंधों को बाहर मत निकालो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। अमेंडा को बोलती है कि अमेंडा ये झुक कर बैठना बंद करो, एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। उस बिल्कुल कैसे बैठो, सीधे बैठो। तो ये जो लाइन्स हैं ये बोलती है अमेंडा की मम्मी अमेंडा को। नेक्स्ट, तो अब ये जो लाइन्स दी गई हैं ब्रैकेट में, ये अमेंडा सोचती है, उसकी मम्मी ने उसको बोल दिया, तो अब क्या, अब अमेंडा सोचेगी। देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी। अमेंडा सोचती है कि यहाँ पे देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी। एमरल्ड का मतलब होता है ग्रीन, लैंग्वेज मतलब स्थिल होता है। तो अमेंडा सोचती है कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का हरा भरा सा शिथिल सा समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। जहाँ पे सोल इनहेबिटेंट मतलब अकेली रहने वाली सिर्फ मैं हूँ। अमेंडा ऐसा सोचती है। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमेंडा खुद को क्या सोचती है कि मैं क्या हूँ, एक मरमेड, एक जल परी हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और मैं वहाँ पे समुद्र में क्या कर रही हूँ, बड़े ही ड्रिफ्ट करना मतलब वहाँ पे तैरना, ब्लिसफुली मतलब आनंद पूर्वक, कि मैं अकेले ही समुद्र में वहाँ तैर रही हूँ। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। उसकी मम्मी फिर उसको बोलती है कि अमेंडा क्या तुमने अपना घर कार्य जो तुम्हें स्कूल से मिला था होमवर्क, वो क्या तुमने कंप्लीट कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। फिर अमेंडा की मम्मी कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने जूतों को साफ़ कर लेना अमेंडा। फिर उसकी मम्मी फिर से उसको टोक देती है कि अमेंडा क्या तुमने अपना घर कार्य कर लिया, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया, क्या तुमने अपने शूज़ को क्लीन कर लिया है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था शूज़ साफ़ करने के लिए, तो क्या तुमने ये कर लिया है। फिर अमेंडा सोचती है, उसकी मम्मी की ये सब बातें सुन के वो परेशान तो रहती है कि मम्मी उसको बार बार में ऐसे टोकती रहती है। फिर सोचती है अमेंडा, आई एम एन ऑर्फन। वो बच्ची सोचती है कि मैं क्या हूँ, आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ। अनाथ मीन्स जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, तो वो सोचती है कि मैं क्या हूँ, अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और क्या कर रही हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और गली में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट। बेयर फिट का मतलब होता है नंगे पैर से, हस्ट मतलब होता है साइलेंटली, चुप्पी से, ठीक है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट। वो कहती है कि मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है धूल पे, जो सॉफ्ट, जो धूल के कोमल धूल के कण है ना, वहाँ पे मैंने अपने पैरों से पैटर्न ड्रॉ किया है। और उसके पैर कैसे थे, नंगे पैर, मतलब पैरों में इसने चप्पल नहीं पहन रखी है।
तो कहने का मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना कि जहाँ पे मिट्टी गिरी हुई होती है और नंगे पैर बच्चे उन पे चल चल के यूँ कि देखो ये मेरा पैर बन गया, ये मेरा पैर बन गया। तो ऐसे ही अमंडा ने क्या किया, अमंडा क्या सोचती है कि मैं क्या करूँ, मैं आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, कि मैं जो कोमल धूल के ऊपर पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ विद माई हस्क बेयर फिट, बड़ी चुप्पी के साथ मेरे नंगे पैरों से। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और उसके लिए अमांडा के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बार बार रोकती टोकती रहती है, तो उसके लिए चुप्पी क्या है, साइलेंस इज़ गोल्डन, चुप्पी सुनहरी है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और उसके लिए आज़ादी बहुत ही मधुर है। नेक्स्ट, फिर उसकी मम्मी उसको बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब उसकी मम्मी देख लेती है कि अमांडा तो चॉकलेट खा रही है, फिर से डांटना शुरू, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा तुम ये चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। और अमांडा को क्या कहती है कि तुम ध्यान करो अपने एक्ने, एक्ने का मतलब होता है मुहासे, जो मुंह पे निकल आते हैं फोड़े फुंसी मुहासे टाइप। तो क्या बोलती है कि तुम अपने मुहासों का ध्यान रखो, अगर तुम ये खाओगी तो इससे तुम्हें क्या निकल आएंगे, मुहासे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर उसकी मम्मी क्या कहती है, क्या तुम कृपा करके क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना अमांडा, तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं फिर अमांडा क्या सोचती है। ये जो हमारी अमांडा है सोचती है आई एम रपेंजल, मैं क्या हूँ, मैं रपेंजल हूँ, आई हैव नो टेक केयर, और मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो लाइफ है जीवन है टावर में मतलब दुर्ग में, वो क्या है, रेयर, बड़ा ही दुर्लभ है और बहुत ही शांतपूर्ण है। इसमें क्या मतलब है इसका, कि जो ये रपेंजल नाम की थी, ये एक दुर्ग में रहती थी, उसके आसपास कोई भी नहीं रहते थे, वो सिर्फ अकेली रहती थी। तो ये अमांडा भी अपने आप को कंपेयर करती है रपेंजल से कि मुझे तो किसी की कोई परवाह नहीं है, और जो दुर्ग में जो लाइफ होती है वो बहुत ही शांतिपूर्वक और दुर्लभ होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वो कहती है कि ये भी बात है कि मैं बिल्कुल भी अपने अपने जो सुंदर सुंदर बाल हैं उनको बाहर की साइड नहीं लटकाऊंगी। कहने का मतलब ये जो रपेंजल थी ना, ये एक दुर्ग में तो रहती थी, लेकिन वो क्या करती थी, खिड़की से अपने बाल बाहर की साइड पे टंगा लेती थी, इसके लंबे लंबे बाल थे, और उन बालों पे चढ़ के राक्षस इसके रूम में एंट्री कर जाता था। तो इसीलिए अमेंडा सोचती है कि हाँ मैं रपेंजल की तरह तो रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं क्या करूँगी, मैं बाहर की साइड अपने बाल नहीं टंगाऊंगी, क्योंकि ऐसा करेगी तो फिर कोई ना कोई घुस जाएगा, इसीलिए अमेंडा ये सोचती है। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमेंडा, फिर से उसकी मम्मी उसको बोल देती है कि अमेंडा अचानक से ये मुंह बनाना बंद करो तुम। जैसे होता है भाई, देखो बच्चों को अगर डांट लगती है तो बच्चे तो यूँ मुंह बना के बैठेंगे ना, मुंह फुला के, लेकिन फिर से उसकी मम्मी उसको बोल देती है कि तुम ऐसे गुस्से में आना, स्लकिंग करना, स्लकिंग मीन्स बार बार गुस्से में आना, ये बंद करो। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमेंडा, कि तुम बार बार गुस्से में आना, ये मुंह बनाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम तो बड़ी ही मूडी होती जा रही हो अमेंडा। मूडी मतलब हमेशा ही तुम चिड़चिड़ी सी रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, फिर उसकी मम्मी कहती है कि कोई ये सोचेगा अमेंडा कि मैं हमेशा ही तुम्हें डांटती रहती हूँ, इसीलिए तुम देखो असल में तो यही होता है ना कि अमेंडा की मम्मी तो उसको बार बार में डांटती है, बार बार में, जब कोई भी अगर एक कोई भी चीज़ होती है अगर लिमिट से होती है तो वो ठीक होती है, लेकिन लिमिट से बाहर पेरेंट्स का रोकना टोकना भी बच्चों को अच्छा तो नहीं लगता है ना। लेकिन फिर भी लास्ट में उसकी मम्मी यही बोल देती है कि कोई ये सोचेगा कि मैं तो तुम्हें बहुत ही डांटती हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत रोकती टोकती हूँ, तो इसलिए तुम मुँह बनाना बंद करो। तो बताओ आप लोगों को कैसी लगी ये पोएम।